अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आली भाई और आलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। सोचिए, एग्जाम हॉल में बिल्कुल पिन डैश ड्रॉप साइलेंस है और सामने स्क्रीन पर एक बड़ा ही सीधा सा वाक्य आता है, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ, और तैयारी करने वाले बच्चे तुरंत क्रिया से पूछते हैं, क्या उड़ रहे हैं? और उनका दिमाग कहता है पक्षी। वही तो, और लोग इसको सकारात्मक क्रिया मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि उनका उत्तर बिल्कुल गलत था। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा में, इस डीप डाइव में, हम इन्हीं चक्रव्यूहों को तोड़ने वाले हैं। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो जैसे छोटे बच्चे लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर नई आकृतियां बनाते हैं ना, हाँ। हमारी क्रिया भी वैसे ही बनती है। लेगो ब्लॉक्स वाली एनालॉजी ये बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। है ना? इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक है। एक मूल धातु होती है, यानी रूट वर्ड, जिसमें जब हम प्रत्यय ना जोड़ देते हैं तो वो आम बोलचाल की क्रिया बन जाती है। एग्जैक्टली। क्रिया का मूल आधार ही है किसी कार्य का होना, और धातु वो मूल रूप है जिसमें से अगर हम ये ना वाला ब्लॉक हटा दे तो सिर्फ कोर एक्शन बचता है। जैसे अगर शब्द है पढ़ना। हाँ, इसमें से ना हटा दीजिए तो बचा पढ़। ये पढ़ मूल धातु है। या नाचना में से ना हटाएं तो नाच बचती है। यही पहला कदम है। राइट। तो इस ब्लॉक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को अगर एग्जाम के नजरिए से देखें तो पीडीएफ का जो पहला सवाल है, एमसीक्यू नंबर 1, वो यही पूछता है कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल। और व्याकरण में इसका उत्तर नाम धातु क्रिया दिया गया है। पर यहाँ थोड़ा ठहर कर इस नाम धातु शब्द की इंजीनियरिंग समझना जरूरी है। आखिर इसे ये नाम क्यों मिला? देखिए, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण को अक्सर नाम वाले शब्द कहा जाता है। तो जब इन नाम वाले शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर कोई क्रिया बनाई जाती है तो वो नाम धातु कहलाती है। अच्छा, और जो बाकी ऑप्शंस एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब है दो अलग क्रियाओं का एक साथ आना, और द्विकर्मक क्रिया, जैसा नाम बता रहा है, उसमें दो कर्म यानी डबल ऑब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है यहाँ। और जब हम क्रियाओं के रूपों की बात कर रहे हैं तो पीडीएफ में एमसीक्यू नंबर 2 बड़ा प्रचलित है। सवाल है, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? हाँ, और इसका सही विकल्प वहाँ दिया है, वह अनेक बोली बोलता है। अब सुनने वालों के लिए ये सजातीय शब्द थोड़ा नया हो सकता है। ये असल में काम कैसे करता है? इसका संधि विच्छेद करें तो अर्थ निकलता है एक ही जाति या एक ही मूल वाले। जब किसी एक ही मूल धातु से पैदा हुई दो अलग अलग क्रियाएं एक ही वाक्य में एक साथ इस्तेमाल होती हैं ना, तब सजातीय क्रिया बनती है। जैसे उसने बड़ी चढ़ाई चढ़ी। बिल्कुल। या फौज ने लड़ाई लड़ी। यहाँ एमसीक्यू में जो बोली और बोलता है, इन दोनों शब्दों का जन्म एक ही बोल धातु से हुआ है, इसलिए ये सजातीय हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे कंफ्यूजन क्लियर करनी है। अगर हम शब्दों के रिपीट होने की बात कर रहे हैं जहाँ आवाज 2 बार आए, हाँ, तो एक वाक्य है पक्षी चहचहाते हैं। इसमें भी तो चह और छ जैसा ध्वनि का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो क्या ये सजातीय क्रिया हुई? अरे नहीं नहीं, हाँ, एक बड़ी चेतावनी, एक वार्निंग ध्यान में रखनी चाहिए सबको। पक्षी चहचहाते हैं किसी भी एंगल से सजातीय क्रिया नहीं है। तो फिर क्या है ये अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरण का सीधा सा अर्थ होता है किसी चीज की नकल करना। जब हम ध्वनि या साउंड का पुनरावर्तन करके उसकी नकल करके क्रिया बनाते हैं तो वो अनुकरणात्मक होती है। ओ, जैसे दरवाजे का खटखटाना या मक्खियों का भिनभिनाना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ आवाजें हैं, इनका कोई व्याकरणिक धातु मूल नहीं है जिससे दो अलग क्रियाएं बनी हों। दोनों कॉन्सेप्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। वाह, दोनों के बीच की दीवार बिल्कुल साफ हो गई। तो अब स्लाइड्स 4 और 5 की तरफ बढ़ते हैं, जहां समय और क्रिया के नेचर पर बात है। हाँ, टाइमिंग एक बड़ा फैक्टर है। एग्जाम में अक्सर ऐसे वाक्य आते हैं जहां एक काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है, जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना? हमारी पीडीएफ के एमसीक्यू 3, 7 और 8 इसी पर आधारित हैं। पूर्वकालिक मतलब जब कर्ता अपना एक कार्य खत्म करके तुरंत दूसरे में लग जाए। बिल्कुल। और इसको पहचानने का एक बड़ा सीधा नियम है, वाक्य में जो कार्य पहले समाप्त हुआ है वही पूर्वकालिक पद होता है, और उस शब्द के अंत में हमेशा कर या कर के जुड़ा होता है। चलिए एमसीक्यू 3 देखते हैं। वाक्य है, वह खेलकर चला गया। देखिए, कर्ता ने पहले क्या किया? खेला। उसके बाद क्या किया? चला गया। तो जो पहले हुआ यानी खेलकर, वो पूर्वकालिक क्रिया बन गई। एग्जैक्ट पैटर्न एमसीक्यू 7 में भी दिखता है। सिद्धि खाकर चली गई। पहले खाया
फिर चली गई, खाकर यहाँ पहला कार्य हो गया। हाँ, सीक्वेंस बिल्कुल वही है। लेकिन जो MCQ 8 है ना, वो थोड़ा सा रूल्स को ब्रेक करता लगता है। वाक्य है चोर उठ भागा, यहाँ कर शब्द तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, यहाँ भाषा थोड़ी एडवांस हो जाती है, पर लॉजिकल सीक्वेंस तो वही है ना। पहले चोर उठा, फिर तुरंत भागा। कभी कभी प्रत्यय छिपा होता है, पर नेचर वही रहता है। राइट। और यही नेचर हमें PDF के डायग्नोस्टिक सवाल MCQ 4 की तरफ ले जाता है। सवाल है कि क्रिया के बारे में सही कथन क्या है, और उत्तर कहता है कि क्रिया एक विकारी शब्द है। हाँ, विकारी ये टेक्निकल शब्द है जिसके पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक है। विकार का आम मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। यानी जिसका रूप बदल सके। एग्जैक्टली क्रिया का रूप हमेशा वाक्य की परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे एक बेस वर्ड लीजिए पढ़, पर वाक्य के आधार पर ये पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ती या पढ़ेंगे में बदल जाता है। टेंस, जेंडर और नंबर इसको म्यूटेट करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये फिक्स नहीं है बल्कि विकारी है। और जब हमने पढ़ाना और पढ़वाना का जिक्र किया तो हमें प्रेरणार्थक क्रिया को भी पकड़ना चाहिए जो अगले MCQs में है। हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया को दिमाग में बिठाने के लिए एक कॉर्पोरेट एनालॉजी सबसे बेस्ट काम करती है। इसको एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता समझिए। अरे वाह, ये अच्छा तरीका है। बॉस कैसे? देखिए, बॉस कभी अपना काम खुद थोड़ी करता है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। तो व्याकरण में जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और को प्रेरणा देता है या उससे करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माँ ने खुद सामान लाने का फिजिकली कोई काम नहीं किया, उन्होंने पिताजी से मंगवाया, तो ये बॉस वाली अप्रोच हो गई। और इसी में थोड़ी टेक्निकलिटी डाल दें तो MCQ 6 जैसा सवाल बन जाता है। अगर हम मूल अकर्मक धातुओं के साथ कोई प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाते हैं तो उसे क्या नाम देते हैं? उसे साधित सकर्मक धातु कहा जाता है, राइट? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, दौड़ अपने आप में एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन जब हम इसमें वाना जोड़ देते हैं तो बन जाता है दौड़वाना। अब ये साधित सकर्मक बन गई क्योंकि कोई दूसरा किसी तीसरे को दौड़ाने का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्रिया के इन सभी रूपों को जानने के बाद अब हम आते हैं स्लाइड 6, 7 और 8 पर। ये मास्टर क्लास का सबसे बड़ा टकराव पॉइंट है, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में भेद करना। यहाँ छात्र सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। एग्जाम हॉल के प्रेशर में ना लोग सीधे वर्ब से क्या पूछ लेते हैं। हाँ, और क्रिया उन्हें जो भी जवाब देती है, चाहे वो खुद सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, वो उसको कर्म मानकर सकर्मक पर टिक लगाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसीलिए एग्जाम क्लियर करने के लिए एक फुल प्रूफ मास्टर फॉर्मूला आना चाहिए। ये एक 3 स्टेप का आसान एल्गोरिथम है। सुनने वालों ध्यान दीजिएगा इस पर। बताइए क्या स्टेप्स हैं? स्टेप 1, वाक्य में सबसे पहले कर्ता खोजें, यानी जो सब्जेक्ट है और एक्शन कर रहा है। स्टेप 2, क्रिया खोजें, यानी एक्शन। और स्टेप 3, इन दोनों के ठीक बीच में क्या शब्द फिट करें। तो हमारा सूत्र बनेगा कर्ता प्लस क्या प्लस क्रिया। एग्जैक्टली, कर्ता ने क्या क्रिया की। अगर इस इक्वेशन का कोई लॉजिकल जवाब मिलता है जो कर्ता के अलावा कोई दूसरी चीज है तो क्रिया एक 100% सकर्मक है। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अकर्मक है। चलिए इस फॉर्मूला को MCQ 9 पर अप्लाई करके देखते हैं। वाक्य है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। अगर गलत तरीका लगाएं तो पूछेंगे क्या लिख रहा है, जवाब मिलेगा पत्र। यहाँ तुक्का लग गया। पर सही तरीका क्या होगा? कर्ता है मोहन, क्रिया है लिख रहा है। इक्वेशन बनती है मोहन क्या लिख रहा है, और जवाब मिला पत्र। यहाँ पत्र स्पष्ट रूप से कर्म है, इसलिए ये सकर्मक है। इस फॉर्मूला का असली जादू तब दिखता है जब एग्जाम सेटर हमें एक्सेप्शंस देता है। शुरुआत वाले वाक्य पर वापस आते हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। बिना फॉर्मूला लोग पूछते हैं क्या उड़ रहे हैं, और बोलते हैं पक्षी। पर पक्षी तो करता है ना, वो कर्म कैसे हो सकता है? वही तो चक्रव्यूह है। अब नया फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ता पक्षी, क्रिया उड़ रहे हैं। इक्वेशन बनी पक्षी क्या उड़ रहे हैं। भाई इस सवाल का तो सर पैर ही नहीं है। पक्षी क्या उड़ रहे हैं का क्या जवाब हो सकता है? कुछ नहीं। इसका मतलब वाक्य में कोई कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब कर्म नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट अकर्मक क्रिया हो गई। एक और बदमाश उदाहरण देखते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। कर्ता कौन है? यहाँ पेड़ कुछ नहीं कर रहा, पत्ता गिरने का कार्य कर रहा है, तो पत्ता सब्जेक्ट हुआ। सवाल बनेगा पत्ता क्या गिरता है? फिर से कोई लॉजिकल जवाब नहीं तो ये भी अकर्मक हो गई।
लेकिन इसके उलट देखिए, सोहन ने दूध पी लिया। करता है सोहन, क्रिया है पीता है। इक्वेशन सोहन क्या पीता है? सीधा जवाब है दूध। सकर्मक। ये ट्रिक दिमाग की सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। बिल्कुल। चलिए पीडीएफ में जो रैपिडली एमसीक्यूज 10 से 17 तक की रेंज है ना, उनको इस फॉर्मूले में डालते हैं। मैं तेजी से वाक्य बोलता हूं, आप भेड़ बताइए। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू 10, बालक खिलौना पाकर हंसता है। फॉर्मूला लगाया, बालक क्या हंसता है? कोई जवाब नहीं, अकर्मक। सही। बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या लिख रही है? निबंध, सकर्मक। मंदाकिनी सोती है। मंदाकिनी क्या सोती है? सेंस ही नहीं बन रहा, अकर्मक। सीता गाना गा रही है। सीता क्या गा रही है? गाना, सकर्मक। चालक गाड़ी चलाता है। चालक क्या चलाता है? गाड़ी, सकर्मक। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? कोई जवाब नहीं, अकर्मक। और आखिरी देखिए, चलना या मुस्कुराना। वह क्या चलता है या वह क्या मुस्कुराता है? इन सभी एक्शंस का असर सिर्फ कर्ता पर होता है, कोई एक्सटर्नल कर्म नहीं होता। तो ऐसी क्रियाएं हमेशा अकर्मक मानी जाती हैं। रैपिड फायर में तो और क्लैरिटी आ गई। इसी से जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है एमसीक्यू 16 में। अगर उजाड़ना एक अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या बनेगी? इसका नियम कहता है कि स्वर को लंबा कर दो। सही जवाब वहां दिया है उजाड़ना, जैसे लड़के ने घोंसला उजाड़ दिया। हाँ, अगर पूछें लड़के ने क्या उजाड़ दिया तो जवाब मिलेगा घोंसला। ये जो ध्वनि में खिंचाव आता है ना, ये एक्शन ट्रांसफर करने का बड़ा अहम तरीका है हिंदी में। चलिए अब स्लाइड 9 और 10 की तरफ चलते हैं। हाँ, एक कर्म को पहचानने के बाद अब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां दो कर्म एक साथ होते हैं, जिसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एमसीक्यू 18 इसका डाइसेक्शन करता है। वाक्य है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ कर्ता एक है, दीपा, पर कर्म दो है। एक गौण कर्म होता है, यानी सेकेंडरी। इस वाक्य में गाय को गौण कर्म है। इसको पहचानने का विजुअल नियम यह है कि यह हमेशा सजीव यानी लिविंग एंटिटी होता है और इसकी ठीक बाद को कारक जुड़ा होता है। बिल्कुल। और दूसरा कर्म है चारा। ये मुख्य कर्म यानी प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। ये निर्जीव होता है और इसके साथ कोई कारक नहीं जुड़ा होता। और यही एनालिसिस एमसीक्यू 35 का निष्कर्ष निकलता है। किसी भी द्विकर्मक क्रिया में जो प्रधान कर्म होता है वो हमेशा निर्जीव या पदार्थवाचक होता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो डायरेक्ट डेफिनेशंस के रूप में पूछा जाता है। उसके बाद एमसीक्यू 19 में कॉजिटिव मैट्रिक्स यानी प्रेरणार्थक क्रियाओं के निर्माण क्रम पर आते हैं। हाँ, इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर पीडीएफ में बड़ा क्लियर है। प्रथम प्रेरणार्थक बनाते वक्त धातु के साथ आना लगता है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना लगता है। इस सीक्वेंस को कुछ एग्जाम्पल से समझें तो दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे मूल धातु है चढ़, सामान्य क्रिया हुई चढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक हुई चढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक हुई चढ़वाना, जहां आप किसी तीसरे व्यक्ति को ऑर्डर देकर काम करवा रहे हैं। सबसे दिलचस्प थ्योरम में वाउल्स का छोटा या बड़ा होना, जैसे पिस से पीसना, और फिर जब ये प्रेरणार्थक बनती है तो बड़ी ई छोटी ई में कन्वर्ट हो जाती है, पिस्साना, पिसवाना। भाषा में बोलने की आसानी के लिए ये साउंड कंप्रेस हो जाता है। ऐसे ही लिख से लिखना, लिखाना, लिखवाना। रो से रोना, और फिर ऊ साउंड आता है, रुलाना, रुलवाना। रुक से रुकना, रुकाना, रुकवाना। और ओध से ओढ़ना, उधाना, उद्वाना। ये चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले इंसान खुद करता है, फिर किसी की मदद से, और अंत में पूरी तरह किसी और से करवाता है। अब स्लाइड्स 11 से 13 पर आते हैं, उन क्रियाओं पर जहां अच्छे अच्छे छात्र गलती कर बैठते हैं। आप पूरक और विधि क्रियाओं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एमसीक्यू 20 में सवाल है, सड़कें चौड़ी बनाई गई। इस वाक्य में चौड़ी शब्द क्या है? सही जवाब है, ये एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट है। पूरक का काम वही है जो किसी अधूरी तस्वीर में आखिरी रंग भरने का होता है। ये अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। अगर हम कहें सड़कें बनाई गई तो सवाल उठेगा, कैसी बनाई गई? अधूरा सा लग रहा है। वही तो, चौड़ी शब्द ने उसको सेंस दिया। एक और उदाहरण है, वह है। क्या है भाई? अगर हम कहें वह बुद्धिमान है तो बुद्धिमान यहाँ पूरक बन जाता है। अच्छा, एमसीक्यू 21 में विधि क्रिया की बात है। जिन क्रियाओं से डायरेक्ट आज्ञा, आदेश या ऑर्डर का बोध हो उन्हें विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, चुप बैठो, ये सब आदेश हैं। नाम धातु का जिक्र तो हमने किया ही था। एमसीक्यू 22 पूछता है कि हत्याना या चिकनाना किस कैटेगरी की क्रियाएं हैं? ये नाम धातु हैं,
क्योंकि हाथ एक संज्ञा है जिससे हथियाना बना और चिकना एक विशेषण है। और MCQ 24 बेसिक रूल रिपीट करता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। जवाब हमेशा धातु ही रहेगा। सिल्वाना में सिल धातु है। अब यहाँ से हम संयुक्त क्रिया यानी कॉम्प्लेक्स वर्ब्स की कॉम्प्लेक्स दुनिया देखते हैं। व्याकरण में संयुक्त क्रियाएं 11 प्रकार की मानी गई हैं। BDF के MCQ 24 में एक मस्त उदाहरण है। भारत कहाँ से कहाँ आ गया है। यहाँ आना और जाना यानी गया, दो मुकम्मल क्रियाएं आपस में जुड़कर एक नया फ्लो पैदा कर रही हैं। वही MCQ 36 में है, उसने रमों की पिटाई कर दी। यहाँ करना और देना मिलकर संयुक्त एक्शन बना रहे हैं। लेकिन देखिए, हर दो वर्ब्स का जोड़ा संयुक्त क्रिया नहीं होता। MCQ 25 इसी भेद को खोलता है। सवाल है, इनमें से किसमें संयुक्त क्रिया नहीं है? और जवाब है श्यामा जा रही है। लोग सोचते हैं जा और रही दो एक्शंस हैं। पर जा एक मूल क्रिया है और उसके पीछे जो रही है लगा है वो सिर्फ सहायक क्रिया है। इसका काम सिर्फ टेंस बताना है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया नहीं है। और इस संयुक्त क्रिया के अपवाद यानी एक्सेप्शंस एग्जाम सेटर्स को बहुत पसंद है। जैसे MCQ 26, दीपा लगातार पढ़ाई करती रहती थी। ये संयुक्त क्रिया का अभ्यास बोधक भेद है, क्योंकि ये कार्य की आदत दिखाता है। इसके और भी भेद हैं, जैसे नित्यता बोधक, पेड़ बढ़ता गया, या फिर पूर्णता बोधक, तुम पढ़ चुके। इन सब में MCQ 27 एक जबरदस्त एक्सेप्शन पेश करता है। वाक्य है, मैं आया भाई क्षण भर में। जो जल्दी में होते हैं ना, उन्हें लगता है आया और भर दो वर्ब्स हैं, पर भर भाषा में क्रिया होती ही नहीं है। ये सिर्फ समय की मात्रा दर्शाने वाला शब्द है। उसी लॉजिक से MCQ 28, उसने नहाने के बाद भोजन किया, इसको अगर हम पूर्वकालिक रूप में बदलें तो बनेगा उसने नहाकर भोजन किया। द्विकर्मक समझ लेते हैं क्योंकि दो नाम दिख रहे हैं। पर लॉजिकल फ्रेम देखिए, रमेश और मयंक दोनों ही यहाँ जाने का एक्शन कर रहे हैं, यानी दोनों ही करता है। इस पूरे वाक्य में कर्म है ही नहीं, तो द्विकर्मक तो दूर की बात है। क्या डिटेल ब्रेकडाउन है PDF का। अब हम आखिरी स्लाइड्स 14 और 15 पर आ गए हैं, जहां मास्टर क्लास का सबसे बड़ा नियम है संरचना की प्राथमिकता। जब एक ही वाक्य में दो अलग रूल्स टकराएं तो जीत किसकी होगी, संरचना की या प्रयोग की? ये ग्रामर का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है कि संरचना के 5 भेद हमेशा प्रयोग पर भारी पड़ते हैं। इसे MCQ 33 से समझते हैं। वाक्य है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। इसमें कराकर जो पूर्वकालिक क्रिया है और अंत में रहे हैं जो सहायक क्रिया है, दोनों मौजूद हैं। छात्र किसे चुने? नियम कहता है प्राथमिकता पूर्वकालिक क्रिया को देनी होगी, क्योंकि वो संरचना भेद का हिस्सा है। एकदम ठीक। और देखिए, MCQ 31 शब्दों के सही प्रयोग का बड़ा अच्छा फर्क समझाता है। एक वाक्य दिया है, दूध उमड़ने लगा। ये गलत है। पर गलत क्यों है? क्योंकि उमड़ना शब्द की एक स्पेसिफिक विजुअल ज्योग्राफी होती है। ये वहां इस्तेमाल होता है जहां कोई चीज चारों तरफ फैलती है, जैसे बादल उमड़ते हैं। दूध आंच की वजह से बॉटम अप हीट होता है और फैन फैनाकर ऊपर आता है। इस फिजिक्स की वजह से दूध उबलता है, उमड़ता नहीं। भाषा और साइंस का क्या ब्यूटीफुल मिक्सचर है। MCQ 34 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक का कॉन्सेप्ट है। प्रथम प्रेरणार्थक जैसे पढ़ाना प्रत्यक्ष होती है, जबकि द्वितीय प्रेरणार्थक जैसे पढ़वाना अप्रत्यक्ष होती है। जैसे राधा ने कृष्ण से बंसुरी बजवाई। यहाँ राधा प्रेरक करता है जो ऑर्डर दे रही है, और कृष्ण प्रेरित करता है जो फिजिकली एक्शन कर रहा है। सही कहा। और इसके साथ ही PDF का आखिरी MCQ 37 सहायक क्रिया के नियम पर आता है। सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है? लिंग और वचन दोनों से। लिंग का असर देखें तो लड़का खेल रहा है, लड़की के आते ही बन जाएगा लड़की खेल रही है। और वचन का असर देखें तो लड़का खेल रहा है को बहुवचन में डालने पर हो जाएगा लड़के खेल रहे हैं। सहायक क्रिया एक आईने की तरह है जो रिफ्लेक्शन बदलती रहती है। ये पूरा विश्लेषण इस बात का सबूत है कि व्याकरण रोट मेमोराइजेशन का खेल नहीं है। हर बदलाव के पीछे एक ठोस लॉजिक होता है। आज के इस PDF डिस्कशन को अगर हम समरी मोड में लाएं तो 2 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला, साकर्मक और आकर्मक की वो अचूक ट्रिक, सीधे क्रिया से क्या नहीं पूछना है। हमेशा कर्ता प्लस क्या प्लस क्रिया वाला फॉर्मूला लगाना है। और दूसरा, जब रूल्स का कोलिजन हो तो संरचना के 5 प्रमुख भेद हमेशा प्राथमिकता पर रहेंगे। इस डीप डाइव के अंत में
मैं छात्रों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि क्रियाओं का रूप बदलता है, पर जरा सोचिए, कुछ क्रियाएं जैसे सोना, रोना, चलना हमेशा और हर हाल में अकर्मक ही क्यों रहती हैं? आखिर इन एक्शंस की ऐसी कौन सी रुकावट है कि इनका असर कभी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर नहीं होता? इस पर खुद सोचिए। एक वाकई दिमाग दौड़ाने वाला सवाल। और हमारी तरफ से